नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। न्यूज ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बात फिर हो रही है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ, जिसे वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव कहा जाता है, नरेंद्र मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के भीतर इसे लागू किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों, विशेष रूप से एनडीए के सहयोगियों से समर्थन मिलने की उम्मीद है। वन नेशन वन इलेक्शन का विचार पूरे देश में चुनावों की बारंबारता को कम करने के लिए सभी राज्यों में लोकसभा एवं राज्य विधानसभा चुनावों के समय को सिंक्रोनाइज यानी साथ साथ करने की अवधारणा पर केंद्रित है। वर्ष 1952, 1957, 1962 और वर्ष 1967 में पहले 4 जनरल इलेक्शन यानी आम चुनाव चक्रों के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। हालांकि बाद में 7 अवसरों पर लोकसभा के समय से पहले भंग होने और विभिन्न अवसरों पर राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने इस वर्ष मार्च में पहले कदम के रूप में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक साथ कराने और फिर 100 दिनों के भीतर स्थानीय चुनाव यानी लोकल बॉडी के इलेक्शन कराने की अनुशंसा की थी। एक साथ चुनाव कराने का विचार अतीत में भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्ष 1982 और लॉ कमीशन यानी विधि आयोग वर्ष 1999 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। पॉलिटी में बहुत दिनों से इसकी चर्चा चल रही, पिछले 10 सालों से। उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मेंस में भी इस साल आप देख सकते हैं और प्रीलिम्स में भी इससे जुड़े हुए जो भी पॉलिटी के अंतर्गत आर्टिकल है, प्रोविजन है, उनको रिवाइज कर लीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर। हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केरल के मल्लपुरम में पहली मौत और 150 लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है, यानी उनको अलग थलग कर दिया है। निपाह वायरस एक जेनेटिक वायरस यानी यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे लोगों के बीच भी फैल सकता है। इन्फेक्टेड पीपल यानी संक्रमित लोगों में यह स्पर्शोन्मुख संक्रमण से लेकर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस यानी तीव्र श्वसन बीमारी और घातक इंसेफ्लाइटिस कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है। यह वायरस सुअर जैसे जानवरों में भी गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को काफी इकोनॉमिक लॉस यानी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि निपाह वायरस ने एशिया में केवल कुछ ही ज्ञात प्रकोपों का कारण बना है, लेकिन यह जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला को संक्रमित करता है, इन्फेक्टेड करता है और लोगों में गंभीर बीमारी, मृत्यु का कारण बनता है, जिससे यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन जाता है। पेट्रोपोडिडो फैमिली के फ्रूट बैट्स यानी फ्रूट चमगादड़ परिवार, विशेष रूप से पेट्रोपस जीनस से संबंधित प्रजातियां निपाह वायरस की नेचुरल होस्ट होती हैं यानी प्राकृतिक मेजबान होती हैं। इस बार जेनेटिक वायरस काफी चर्चा में रहा है और इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगली न्यूज की ओर पढ़ेंगे। इस न्यूज को कवर किया था द हिंदू ने। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगा। न्यूज ये है कि भारत ने लाओस, म्यांमार, वियतनाम को मानवीय सहायता के लिए आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है, जो टाइफून यागी के कारण आई भीषण बाढ़ से प्रभावित है। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य है आपके लिए कि ऑपरेशन सद्भाव को याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन से जुड़े हुए ऑपरेशन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है। आप देखेंगे इस बार प्रीलिम्स 2024 में यूपीएससी ने ऑपरेशन सद्भावना पूछा था, तो पूछ सकता है कि ऑपरेशन सद्भाव क्या है। या मेंस में आईआर सेक्शन में जब क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं, तो उसको कोट करके आप अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। विदेशी मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत ने वियतनाम को $1 मिलियन की बाढ़ राहत सहायता और लाओस को $1 लाख सहायता देने का वादा किया है। इसके बाद भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने सहायता पहुंचाने के लिए जहाजों और विमानों को तैनात करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। अब ये भी जान लीजिए कि कौन कौन से जहाज इसमें एक्टिव हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस सतपुड़ा पर राशन, कपड़े और दवाओं सहित 10 टन सहायता म्यांमार भेजी गई है और इंडियन एयरफोर्स का सैन्य परिवहन विमान वियतनाम के लिए 35 टन और लाओस के लिए 10 टन राहत सामग्री ले जा रहा है। एयरफोर्स ने वियतनाम में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान के लिए अपने C-17 ग्लोब मास्टर विमान को तैनात किया है। पूछ सकता है कौन कौन से विमान यहाँ पे तैनात थे, तो इस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। अगली न्यूज की ओर चलेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 6 पर। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि मार्च 2026 से पहले देश से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी LWE वामपंथी उग्रवाद, जिसको नक्सलवाद बोलते हैं,
को पूरी तरह से कंप्लीटली इराडिकेट यानी पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। अब ये आपके गवर्नेंस के साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर थर्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना के तहत धन का एलोकेशन दोगुना कर दिया है, यानी पहले जितना धन दिया जाता था उससे जस्ट बढ़ाकर दोगुना किया गया है ताकि अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो सके उन क्षेत्रों में। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पीएमजीएसवाई यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक अलग वर्टिकल है जिसका उद्देश्य 9 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित 44 जिलों और आसपास के जिलों में पुलिया एवं क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं के सभी मौसम के लिए सड़क संपर्क यानी रोड कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जो सुरक्षा और संचार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य 60-40 के अनुपात में खर्च करेंगे, व्यय को वहन करेंगे, साझा करते हैं। अगली न्यूज की ओर चलेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 10 पर कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि भारत की सेवा क्षेत्र में वृद्धि विशेष रूप से आईटी, बैंकिंग एवं वित्त द्वारा संचालित रही है, जिसके कारण परिधान और जूते जैसे पारंपरिक उद्योगों में गिरावट आई है। मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण जीडीपी के लगभग 14% पर बना हुआ है, जीडीपी में जो कि 14% का ही योगदान देता है, जो कि 25% का टारगेट है अभी, जो काफी नीचे है, जिससे हायर और लो स्किल नौकरियों के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है। भारत को सालाना 7.85 मिलियन नॉन एग्रीकल्चर नौकरियां यानी गैर कृषि नौकरियों का सृजन करने की आवश्यकता है, लेकिन जून 2024 में बेरोजगारी बढ़कर 9% हो गई है। ये चिंताजनक स्थिति है। हायर स्किल सेक्टर की ओर बदलाव की ओर निर्यात से संबंधित नौकरियां वर्ष 2012 में रोजगार के टोटल एम्प्लॉयमेंट के 9.5% थी, लेकिन अभी ये 9.5% से घटकर वर्ष 2020 में 6.5% पर आ गई है। ये चिंताजनक स्थिति है। भारत ने कम कौशल विनिर्माण से चीन के बाहर निकलने को कैपिटलाइज नहीं किया यानी लाभ नहीं उठाया है, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे छोटे देशों को अधिक लाभ हुआ है। अब बात करते हैं कि सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, सरकारी पहलें शुरू की गई हैं, उसकी बात कर लेते हैं। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मित्र पार्क और इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी सहित नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अगली न्यूज की ओर चलते हैं। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 16 पर कवर किया था। ज्योग्राफी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इस वर्ष एशिया में सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे इंडिया में चक्रवात बोला जाता है, लेकिन साउथ ईस्ट कंट्रीज में विशेष करके जापान, वियतनाम, चीन, इन सब एरिया में टाइफून बोला जाता है। इनको टाइफून यागी का नाम दिया था। टाइफून यागी ने दक्षिण पूर्व एशिया विशेष रूप से वियतनाम को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसमें लगभग 233 लोगों की मौत और प्रभावित देशों में कुल मिलाकर 300 से अधिक लोग मारे गए हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात इक्वेटर लाइन यानी विषुवत रेखा के पास गर्म समुद्री पानी पर बनते हैं। गर्म नम हवा ऊपर उठती है, जिससे ये लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव का क्षेत्र बनता है। यहाँ पे आसपास की हवा अंदर आती है और जैसे ही ऊपर उठती है और ठंडी होती है, यह बादलों और गरज के साथ थंडर स्टॉर्म यानी तूफान बनाती है। साइक्लोन्स यानी चक्रवातों को हवा की गति के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है, उनको वर्गीकृत किया जाता है, जो उष्णकटिबंधीय अवसादों यानी ट्रॉपिकल डिप्रेशन से लेकर श्रेणी 5 के तूफानों तक होते हैं। फिलीपींस सागर में एक उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में उत्पन्न होने वाला यागी गर्म पानी के कारण तेज हो गया। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 16 पर कवर किया था। इन्वायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये थी कि व्हाई कॉमन मैटर, हाउ कम्युनिटी इज की टू देयर वेलबींग। दिल्ली ने वन, सामुदायिक भूमि एवं झीलों या नदियों जैसे जल निकायों यानी वाटर बॉडी जैसे कॉमन रिसोर्स यानी साझा संसाधनों के संरक्षण, बहाली एवं शासन पर अपनी तरह का पहला डायलॉग यानी संवाद आयोजित किया, जिन्हें आमतौर पर कॉमन्स यानी साझा के रूप में संदर्भित किया जाता है। साझा शासन के लिए अधिक समावेशी यानी मोर इंक्लूसिव और समुदाय नेतृत्व वाले ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया था। कॉमन्स यानी साझा एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन संसाधनों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति या समूह या सरकार के स्वामित्व में नहीं होते, बल्कि कम्युनिटी यानी समुदाय के होते हैं और उन्हें पूरे कम्युनिटी यानी समुदाय द्वारा कॉमन्स यानी साझा किया जाता है। वन, स्थानीय तालाब, चारागाह भूमि, नदियां और पवित्र स्थल सभी कॉमन स्थल हैं यानी साझा स्थल हैं। शहरी अवसंरचना में पार्क, झीलें साझी होती हैं। साझा इंटेंजिबल यानी अमूर्त भी हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में भाषा, लोक कला
या डांस, स्थानीय रीति रिवाज और पारंपरिक ज्ञान सभी कॉमन रिसोर्सेज यानी साझा संसाधन होते हैं और इस प्रकार ये साझी धरोहर हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पोलर रीजन्स यानी ध्रुवीय क्षेत्र, आर्कटिक और अंटार्कटिका को ग्लोबल कॉमन्स यानी वैश्विक साझा माना जाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। आज की लास्ट न्यूज है हम लोगों की। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भास्कर यानी भारत स्टार्टअप नॉलेज एंड एक्सेस रजिस्ट्री पहले एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे स्टार्टअप निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों सहित उद्यमशीलता इकोसिस्टम के भीतर प्रमुख हितधारकों के बीच कॉपरेशन यानी सहयोग को केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित और बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्टार्टअप समुदाय के भीतर दक्षता, सहयोग और विकास क्षमता को बढ़ाएगा। साथियों, आज के चौड़ी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।